तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार लदीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, अभी ये सुबह का टाइम और अब हम देखेंगे आज आपका GS1 हम देख रहे हैं। बेसिकली कल जो हमने देखा इसमें आर्ट एंड कल्चर को हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसमें जो आपका मॉडर्न इंडिया का जो आपका पोर्शन है बेसिकली उसे हम आज देखेंगे। ठीक है, अब सिलेबस में आप जब उठाओगे, सिलेबस को देखोगे आप, तो इसमें आपके 3 यूनिट आपको मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना ये है कि आपकी जो 18वीं सदी शुरू होती है उसके लगभग मध्य से लेके आपका वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास कैसा रहा है, उसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी हुई है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन से रहे हैं और महत्वपूर्ण विषय क्या रहे हैं। ठीक है, अब स्वतंत्रता संग्राम इसके विभिन्न चरण क्या थे, उदारवादी चाहे बाकी गांधी चरण, बाकी जो भी आपके चरण थे, और देश के विभिन्न आपके भागों में इसका अपना योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति हैं उनका योगदान वगैरह क्या था। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात देश का किस तरीके से एकीकरण हुआ, किस तरीके से पुनर्गठन हुआ, ये सब चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, तो ये 3 भले यूनिट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे और इसको करने के बाद मैं कोशिश करूँगा अभी और दिन में इन 2 क्लास में हम इस टॉपिक को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट अभी ये देख रहा हूँ, एक मिनट ना, आपको एक नोट्स ओपन करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या सोच रहा था, पहले मैंने ये सोचा कि हम पहले जो आपका मेंस जो बेसिकली आपको पढ़ाऊंगा, मतलब GS जो आपके सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो इनसे पढ़ेंगे, जो ये मेरे मेंस जो नोट्स आपके बने हुए थे। ठीक है, बट इनमें दिक्कत ये थी कि फिर इसे मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में आपका पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न से बने हुए हैं कि इनमें शॉर्ट में आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ये हिस्ट्री नोट्स नहीं है, ये आपके डिटेल नोट्स हैं आपके मेंस के। ठीक है, तो अगर हम इसमें पूरी कंप्लीट क्लास हम लेते हैं बेसिकली, तब आप इन्हें प्रॉपर अच्छे से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपका जो सब्जेक्ट बेसिकली हो जाएगा मॉडर्न इंडिया का, वो आपका पूरा तैयार होगा। लेकिन अभी समय का अभाव है, तो मैं चाह रहा था कि आपका क्या है, जो टॉपिक है पूरा तैयार हो जाए। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा भी है उसके बारे में, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा तरीके से आपको पता लग जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसके नोट्स को मैंने कल बैठ के तैयार किया। ठीक है, और तब अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे बेसिकली कि जो ठीक है, तो जो ये 3 लाइन आपकी यहाँ पे थी ना, ये कहाँ गई? ये सिलेबस 3 लाइन जो इसमें यहाँ पे ये है, तो मैंने इसे अंदर थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन किया और फिर किस तरीके से हम कौन कौन से यूनिट इसके अंदर सब यूनिट जो जो होगी उसके हिसाब से फिर हम अपना कंटेंट को देखेंगे। अब अगर तुम इसके अंदर आओगे, जो 3 लाइन वहाँ पे लिखी थी, तो उसके अंदर आपको क्या देखना है, उसके अंदर आपको देखना ये है कि आपका 18वीं सदी के पूर्वार्ध का इतिहास क्या था भाई। ठीक है, आपने 18वीं शताब्दी का इतिहास क्या रहा, और उपनिवेशवाद का एक व्यापारिक चरण क्या था आपका। ठीक है, जब अंग्रेज शुरू में आते हैं। ठीक है, अब ये समझो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों का शुरुआती चरण क्या था भाई, अंग्रेज के आने से पहले क्या स्थिति थी भारत में, अंग्रेजों का द्वितीय चरण क्या था आपका, औद्योगिक चरण था बेसिकली। अंग्रेजों का तृतीय चरण क्या था, द्वितीय चरण था। उसके बाद जब इसका इम्पैक्ट पड़ा, तो फिर जब लोगों ने समझा कि किस तरीके से भारत का शोषण कर रहे हैं, भारत की जनता ने समझा, भारत के नेताओं ने समझा, फिर आपका जो एक आरंभिक राष्ट्रवाद होता है जो कृषक आंदोलन आपके होते हैं वो आप पढ़ोगे, उससे लेकर सीधा आपका 1857 तक। ठीक है, फिर इस टाइम पे उसके बाद आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन आपके शुरू होते हैं वहाँ से लेके, और जो कांग्रेस का आपका प्रथम आपका जो एक उदारवादी चरण आपका रहता है वहाँ तक आप पढ़ोगे। फिर उदारवादी के बाद आपका कांग्रेस का जो चरमपंथी चरण था वहाँ से लेके और प्रथम वर्ल्ड वार तक 1914 तक आप देखोगे। इसी बीच महात्मा गांधी आते हैं, तो इसी बीच आपका महात्मा गांधी का उदय होता है, फिर आप उसे आपको देखना पड़ता है लिंक करने के लिए। ठीक है, तो 14 के बाद से लेके और 20 तक आपको उन्हें देखना पड़ता है, उनके प्रयोग क्या थे, चंपारण का हो गया चाहे आपका, बाकी उन्होंने जितने भी आपके उचलाए। उसके बाद जो है कि 20 के बाद जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो किस तरीके से एक नई दिशा में जाता है महात्मा गांधी के उसमें। ठीक है, 1920 से लेकर 1939 तक। फिर 1939 से लेके आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, और आपका स्वतंत्रता और एवं विभाजन आपका किस तरीके से होता है, और एंड में आपका क्या होता है कि आपका स्वतंत्रता मिल गई, विभाजन हो गया, और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात जो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा था, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें आपका जो ये पुनर्गठन वाली बातें हैं, एकीकरण वाली बातें हैं, ये सब। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने 10 का यूनिट आपकी है, सब यूनिट यूनिट हम बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे वही कि मैं प्रत्येक यूनिट को आपको 8 से 10 टॉपिक में होगा, उन्हें डिवाइड करूँगा इंपॉर्टेंट, उन्हें हम समझेंगे। ठीक है,
और प्रत्येक टॉपिक के नीचे कुछ क्वेश्चन भी एक लिखा होगा। आप प्रत्येक यूनिट को समझने के बाद उसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये मान के जो आपकी 12 यूनिट है, ठीक है, 11 आपकी यूनिट है, और मैंने कोशिश की कि प्रत्येक यूनिट को 10 से 11 सब टॉपिक में मैंने बांट दिया है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, ठीक है, यानी कि आप मोटा मोटा देखोगे तो 110 से लेके 120 आप यूनिट देखोगे। इसमें सब सब यूनिट इसके अंतर्गत हम देखेंगे, और उस पर फिर हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और फिर दिन की क्लास जो आएगी उसमें हम ये करेंगे, इसी पूरे सिलेबस को जो 11 यूनिट है इसको हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, ताकि जो कुछ बची हुई चीज़ें आपकी होंगी वो आपके वहाँ आपके क्लियर हो जाएंगी, समझिए। तो ठीक है, अब पहला भी देखो भाई, अभी पहला बोल रहा है कि जो 18वीं सदी के पूर्वार्ध का इतिहास है, इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना है मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्षेत्रीय आपके राज्य आपके पनपे, आपका यूरोपीय का आगमन हुआ, फिर आपका 18वीं शताब्दी और उपनिवेशवाद का जो आपका प्रथम चरण, यानी कि जो आपका व्यापारिक चरण था, उसमें क्या था कि भाई जो आपका ब्रिटिश व्यापारिक प्रभुत्व आपका हुआ, प्लासी का युद्ध आपका हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, कंपनी का शासन वगैरह आप पढ़ोगे। फिर आपको देखना होता है कि उपनिवेशवाद का जो एक सेकेंड चरण था आपका औद्योगिक चरण, अब व्यापार से उद्योग में आपको कन्वर्ट हो रहा है, उनका चरण एक औद्योगिक स्तर बढ़ गया। अब ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का जो है उसका क्या भाग, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उद्योगों का जो पतन इंडिया में हुआ, ठीक है। इसके बाद जो उन्होंने वित्तीय चरण लागू किया भाई उपनिवेशवाद का, थर्ड, इसमें आपका जो ड्रेन ऑफ वेल्थ आपकी हो गई, ब्रिटिश आर्थिक नीति आपकी हो गई, भूमि व्यवस्था, कर व्यवस्था, ये सब उसके अंतर्गत आपको दिखना है, ठीक है। आरंभिक राष्ट्रवाद आपका होता है, कृषक आंदोलन से लेकर 1857 तक। इन सब के कारण हुआ क्या कि भारत में आपको विद्रोह फूटेगा, विद्रोह फूटेंगे, कृषक आंदोलन आपके होंगे, कृषक असंतोष आपका फैलेगा, 1857 की क्रांति आपकी होगी, ठीक है। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन से कांग्रेस का उदारवादी चरण तक। अब जो सुधार आंदोलन चलते हैं, ब्रह्म समाज, कांग्रेस की स्थापना 1850 से लेकर 1905 तक का वो पढ़ना पड़ता है। फिर जो कांग्रेस का चरमपंथी आपका जो चरण शुरू होता है, वहाँ से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक। उग्रवादी आपके आंदोलन हो गए, स्वदेशी आपका हो गया, बंग भंग आपका हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन आपके हो गए। गांधी जी का उदय, ये बोल रहे हैं कि गांधी जी का आगमन हुआ, सत्याग्रह आंदोलन हुए, इनकी रणनीति, ये सब आपको देखना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन क्या देखना आपको कि भाई आपका असहयोग, सविनय, अवज्ञा जो हो गया, आपका सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में गोलमेज सम्मेलन, इस चीज़ें आपको इसके अंतर्गत आपको रखना है। राष्ट्रीय आंदोलन 1939 से स्वतंत्रता और विभाजन, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, आपका विभाजन, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत है। और स्वतंत्रता के बाद जो आपका भारत कैसा रहा, आपका एकीकरण कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, नेहरू युग क्या था, राजनीतिक सामाजिक विकास कैसे हुआ, ये सब आपके इसके अंतर्गत आप देखोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अगर, तो पहली भाई ये बोल रहा है कि आपकी 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध का इतिहास है, तो इस यूनिट से आपको ये पता लगेगा कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उससे लेकर क्षेत्रीय शक्तियों के उदय तक और यूरोपीय व्यापारी प्रतिस्पर्धा तक घटना को आपको कवर करेंगे, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया की जो एक भूमिका होती है, एक फाउंडेशन आपकी यूनिट बेसिकली आपकी यही हुई, ठीक है। जब भी आप मॉडर्न मॉडर्न इंडिया शुरू करोगे मेंस के परस्पेक्टिव से, आपको ऐसे ऐसी चीज़ें आपको शुरू करनी पड़ेगी। और इसमें आपको देखना है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, ठीक है। वो क्यों हुआ, तो भाई औरंगजेब की जो नीतियाँ थी, हम सीधा फैक्ट वाइज चल रहे हैं, ठीक है, सीधा फैक्चुअल चल रहे हैं ताकि चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाए। औरंगजेब की जो नीतियाँ थी, चाहे धार्मिक असहिष्णुता हो गई, चाहे उसने निरंतर युद्ध जो लड़े, जो आपके उसके शासन में जो प्रांतीय असंतोष फैला, ठीक है, उसके बाद 1707 के बाद जो एक उत्तराधिकार का युद्ध आपका चला, वो एक कारण बना। आपका जो मुगल शासन की जो प्रशासनिक कमजोरियाँ बनी हुई थी, आपका जो साम्राज्य का विकेंद्रीकरण हुआ, प्रांतीय स्वतंत्रता आपकी जो हुई राज्यों की, ठीक है। तो ये आपके मुख्य बिंदु हैं पतन के संबंध में। व्यक्ति आपको यही बाकी औरंगजेब आपका हो गया, बहादुर शाह आपका जो प्रथम आपका, फर्रुखशिह, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, सैयद बंदो, निजाम उल मुल्क आपका। अब सवाल कैसे बनेगा, इसमें सवाल ये बनेगा कि आपका मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना है, और औरंगजेब की नीतियों ने 18वीं सदी में भारत के राजनीतिक विघटन को कैसे प्रभावित किया। तो वहाँ पे आप इन जो बात करोगे तो इन पॉइंट को आप डालोगे जी, ठीक है। तो पतन में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका मुगल शासन था बेसिकली, मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके से होता है कि औरंगजेब की जो आपकी नीतियाँ थी, चाहे धार्मिक असहिष्णुता की बात हो, निरंतर युद्ध लड़ने की बात हो, प्रांतीय असंतोष जो राज्यों में फैला हुआ था, उसके बाद के जो उत्तराधिकार युद्ध आपके हुए, औरंगजेब के बाद के जितने भी आपके उत्तराधिकारी थे बेसिकली वो कमज़ोर थे, वो बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, ठीक है। ऊपर साथ में मुगल शासन की कुछ प्रशासनिक कमजोरियाँ थी। तो इन बिंदुओं को अपने आंसर में आप डालोगे, समझ गए। सेकेंड आपका आता है इसमें, अभी इस तरीके से हम देखेंगे। फिर जब अभी हम दिन वाली क्लास देखेंगे उसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उस पर हम 120 क्वेश्चन आपको कवर करेंगे। फिर वहाँ पे भी आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय की बात कर रहा है, तो कि भाई केंद्रीय सत्ता जब कमजोर होगी औरंगजेब की,
मुगल साम्राज्य की, उससे आपको जो प्रांतीय स्वायत्ता होगा उनका उभार होगा। विभिन्न राज्य आपके स्वतंत्र आपके होंगे, उनके गठन होने शुरू होंगे। हैदराबाद में आपका निजाम उल के माध्यम से, अवध में सादत अली खान स्वाजुद्दौला, बंगाल में मुर्शिद कुली खान अलीवर्दी खान, मराठा साम्राज्य शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवा महाराज बाजीराव प्रथम, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान, इन्होंने आरंभिक नींव रखी। पंजाब में बंदा बहादुर सिख मिसलों का संगठन। तो ये बेसिक तभी होते हैं जब आपका क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जब आपका केंद्रीय सत्ता बेसिकली कमजोर होने से आपका एक प्रांतीय स्वायत्ता लोगों को उभरने का मौका मिल जाता है। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन कहती है एक राजस्व स्वायत्ता मिली भाई, प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, स्थानीय शक्तियों के बीच अब प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक है, सवाल क्या आएगा कि 18वीं सदी का भारत जो है क्षेत्रीय शक्तियों का भारत था, विवेचना कीजिए, या फिर अवध बंगाल और हैदराबाद के नवाबों की नीतियों की तुलना करना है। ठीक है, तीसरा आपका आएगा मराठा शक्ति का उत्कृष्ट। इसके लिए क्या कारण था, एक तो शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था थी, मजबूत थी, अच्छी थी। पेशवा प्रणाली जो थी उसमें बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, मराठा संघ का विस्तार आपका हुआ, उत्तर भारत तक, बंगाल तक, मालवा तक होता है। तीसरा पानीपत की तो आपका जो है उससे आपका जो है मराठा शक्ति का पतन हो जाता है 1761 में। ठीक है, तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष को, मराठों के बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से थी, पेशवा प्रणाली क्या थी, मराठा संघ का विस्तार क्या हुआ, तो मराठा शक्ति का उत्कर्ष को भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके इनके अंदर पढ़ना है, शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, मुख्य सवाल क्या बनेगा कि मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों को आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, और पेशवा बाजीराव प्रथम के समय जब मराठा साम्राज्य था उसके उत्कर्ष के आपको कारण बताने हैं। इनसे संबंधित आपके सवाल होंगे वो अभी सेकेंड क्लास हम देखेंगे, उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है सिख शक्ति का विकास। इसे आप देखोगे कि भाई जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने बाकी खालसा की स्थापना होती है, आपका जो बंदा बहादुर था उनका जो विद्रोह होता है, जो मिस्र प्रणाली का उदय होता है, जो महाराजा आपके रणजीत सिंह थे उनके साथ जो पंजाब का एकीकरण होता है। तो इन बिंदुओं को बेसिकली आप सिख शक्ति के विकास के संदर्भ में आप देखते हो। इनमें क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आपके जो गुरु गोविंद सिंह आपके थे, बंदा बहादुर आपके थे, रणजीत सिंह थे, ये बेसिकली आपके इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आपके शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखना आपको कि भाई 18वीं सदी में सिख शक्ति के विकास और पतन के कारणों को आपको वर्णन करना है, समझिए। फिर अगला पॉइंट आपको मानना पड़ता है इसमें कि आपका यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश आपका हो गया किस तरीके से हुआ, कि भाई जो पुर्तगाली आपके आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, जो आपके डेनिश वगैरह आए। ठीक है, एक क्रम में नहीं है, बस एक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 17वीं सदी में आपको जो व्यापारिक कारखानों की स्थापना होती है, जो सूरत में, मद्रास में, पांडिचेरी, चंद्रनगर, इन सब में। ठीक है, आगे आप देखोगे आपको जो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा चलती है, अंग्रेजी बनाम फ्रांसीसी जिसमें आपके कर्नाटक युद्ध होते हैं, उसके पृष्ठभूमि का ये काम करते हैं। ठीक है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से आपको जो राजनीतिक प्रभुत्व तक की जो उनकी यात्रा होती है वो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति के आपका डुप्ले हो गया, रॉबर्ट क्लाइव आपका हो गया, आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी हुई है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या आपकी यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारत के राजनीतिक ढांचे को कैसे परिवर्तन किया। ठीक है, और फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच आपका कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे और परिणामों को आपको उल्लेख करना है। ठीक है, 18वीं सदी का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य ये आपको देखना है। इसमें क्या है, इसमें क्या स्थिति बनी हुई थी कि आपका जो कृषि परंपराएं और एक राजस्व व्यवस्था क्या थी, व्यापारिक शहरों का पतन हो चुका था, सूरत आगरा की बात करोगे, क्षेत्रीय बाजारों का आपका उदय हो चुका था, मुर्शिदाबाद की बात है, पूना, पटना, इनकी बात कर लो आप, ग्रामीण जीवन और जो आपका शिल्प उद्योग था उसकी दशा की बात करोगे, धार्मिक असहिष्णुता की बात करोगे, अंधविश्वास और जातिवाद की बात करोगे। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा कि 18वीं सदी के भारत का सामाजिक और जो आर्थिक ढांचा था वो पतनशील अवस्था में क्यों था, और मुगल साम्राज्य के पतन का आपका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था, ये बेसिकली आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसी फॉर्मेट को आप समझो। ठीक है, जब हम दिन की क्लास देखेंगे उसमें जो आपके सवाल आएंगे तो उनसे आपके, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा डीप नहीं समझ आ रहा है या चीज़ें नहीं चल रही है, तो वहाँ हम जो टॉपिक आपके सवाल बनेंगे वो टू द पॉइंट आपके बनेंगे। ठीक है, कि सिलेबस से इसके आपके जो यूनिट आपकी है इनसे किस तरीके के आपके सवाल सी है ना, तो ऐसे एक वहाँ पे एक दो सवाल आपके बने होंगे, फिर हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपका सारा कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसे ये समझो कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए भाई कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से मेंस का सिलेबस का बना हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ से आपके सवाल आते हैं, उन सब संबंध में आपको समझना है। ठीक है, आपके एंड में आप देखोगे कि कंप्लीट क्या था, एक राजनीतिक में आप देखोगे मुगल पतन आपका हो गया, चित्तौड़ का उदय आपका हुआ, आर्थिक में क्या है आपका उद्योगों की गिरावट होती है, व्यापारिक अव्यवस्था फैलती है, सामाजिक वर्ग विभाजन आपका, धार्मिक अंधविश्वास, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है,
आपकी जो पहली यूनिट थी, पहली यूनिट में ये था कि भाई, वही ठीक है इसमें। अब आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य का पतन, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कि पतन के क्या कारण थे। आपको पढ़ना है कि आपकी शक्तियों का उदय जो हुआ है किस तरीके से हुआ। उसके अलावा पढ़ना है मराठा शक्ति का उत्कर्ष। मराठा में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो मराठाओं का वो पढ़ना है आपको कि पतन किस तरीके से हुआ, पतन के कारण क्या थे, ठीक है। इसके साथ जो आपके शिवाजी का जो वो था प्रशासन, कर प्रणाली, वो बेसिकली आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। इनको थोड़ा आपको थोड़ा देख लेना है इनके संदर्भ में, मराठा के संदर्भ में, ठीक है। सिख शक्ति का विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों का कोई विभाजन जो हुआ है, जो क्रम बेसिकली इसको थोड़ा सा देख लेना कि जो आपका ये 5-6 कंपनी आपकी है किस किस क्रम में आपकी आती है, थोड़ा इन पे एक आपका आंसर आपका बन सकता है, ठीक है। और ठीक है, बाकी हम अभी वहाँ मेंस का अभी जो मॉडल सवाल देखेंगे वहाँ से आपके टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। अगला बोला 18वीं शताब्दी का इतिहास और उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण। आपका जो फर्स्ट आपका जो फेज होता है बेसिकली, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि उपनिवेशवाद की जो पृष्ठभूमि आपकी किस क्या तरीके, ठीक है। तो यूरोप में आपका जो व्यापारिक पूंजीवाद था उसके उदय होता है भाई। जब उससे उदय होता है तो औद्योगिक क्रांति से पहले आपका जो व्यापारिक चरण था, ठीक है, उसकी नीति यानी कि आप सस्ता खरीदो महंगा बेचो, आपका ये नीति आपकी काम कर रही थी। 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आपका प्रवेश होना शुरू होता है, ठीक है। भारत के प्रति आकर्षक क्यों था, क्योंकि भारत में आपके मसाले थे, ठीक है, आपका रेशम था, आपके वस्त्र थे, आपके नील था, नमक था। तो ये सब क्या है, इन्होंने भारत के प्रति आकर्षण को बढ़ाया व्यापार के संदर्भ में, ठीक है। तो उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि में आपको इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्तियों की बात आती है तो इनको आपको देखते रहना है भाई, पुर्तगाली हो ब्रिटिश हो जो भी है, ठीक है। सवाल क्या आएगा कि भारत यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का केंद्र क्यों बना, उपनिवेशवाद के व्यापारिक चरण का स्वरूप क्या था, उद्देश्य क्या था। तो व्यापारिक शक्तियों का केंद्र क्यों बना भाई, आपको उसमें इन सब बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को याद रखना है, ठीक है। सेकंड ये बोलेगा कि ब्रिटिश और जो आपके फ्रांसीसी आपके प्रतिस्पर्धा थे इनके बारे में पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, आपके जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपका दक्षिण भारत में प्रभुत्व की होड़ जो मची थी, कर्नाटक युद्ध जो आपके हुए थे, भारत में यूरोपीय राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत इनसे आपकी हुई थी, प्रथम युद्ध कर्नाटक का, द्वितीय युद्ध आपका, तृतीय युद्ध, बेसिकली इन सबको आपको पढ़ना है, समझ गए। महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको डुप्ली के बारे में पढ़ना है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अब कर्नाटक युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव कैसे रखी, इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है। फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों को आपको विश्लेषण करना है, किस तरीके से उनकी जो सेना थी, आपका जो नौसेना से ब्रिटिश से आपकी कमतर थी, उसके जो आपके से नेतृत्व करता थे, वो किस तरीके से ब्रिटिश जो आपके वो थे नेतृत्व करता थे आपके, उससे कमतर थे, ठीक है, कुशल नहीं थे। आपका जो एक मेन टाइम पे इनके जो आपके जो आप गवर्नर थे उनको वापस बुला लिया जाता है, इनकी जो नीतियाँ थी और बहुत से आपके फैक्टर इसमें काम करते। तो इन सब बातों को थोड़ा सा वो जानते रहना है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की बात कर रहा है। तो क्यों होता है, क्योंकि बंगाल की एक आर्थिक समृद्धि जो थी, ठीक है, एक आर्थिक महत्व था, इसका इंपॉर्टेंट रोल बना भाई उनको अपनी तरफ खींचने में। अलीवर्दी खान के बाद जो एक सिराजुद्दौला का शासन था उसकी बात करोगे, प्लासी का युद्ध आपका हुआ, कंपनी की पहली राजनीतिक विषय थी, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स विजय थी, धोखाधड़ी इसमें हुई थी। आप बक्सर का युद्ध बोलोगे 1764 में, तो ये आपका बेसिकली एक पहली ओरिजिनल आपकी जो विजय आपकी कंपनी की थी, इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा बेसिकली आपका ब्रिटिश शासन का आपका नियंत्रण हो चुका था। तो इन कारणों को आप बताओगे ब्रिटिश में बंगाल में बेसिकली ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के संदर्भ में। परिणाम क्या हुआ कि भाई 65 में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, ब्रिटिश कंपनी के व्यापारी से आपकी शासक बन गए, ठीक है, ठीक है। महत्वपूर्ण व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पढ़ना है, आपका सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है। सवाल क्या बनेगा, प्लासी और बक्सर के युद्ध में भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी क्यों मान जाते हैं, कंपनी के व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति में रूपांतरण कैसे हुआ। तो आपको प्लासी का युद्ध आपको देखना है अच्छे से, आपको बक्सर का युद्ध बेसिकली आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। तो इनसे बेसिकली आपका सवाल बनेगा, ठीक है। अगला है कंपनी शासन की प्रारंभिक नीतियों के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या उनकी आरंभिक नीतियाँ थी, आपका बंगाल में जो आपका द्वैत शासन था इसको पढ़ना है, कंपनी का जो भ्रष्टाचार आपके जो था
जो लूट और जो आर्थिक शोषण की नीति थी। इस तरीके से आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट 73 का था, फिर इंडिया एक्ट 84 का था, इनकी आवश्यकता का उदय क्या था और किस तरीके से ब्रिटिश प्रशासन ढांचे की अपनी नींव पड़ती, इन सब बातों को आपको रखना है आपका जो कंपनी शासन की प्रारंभिक नीतियाँ थी इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें आपको पढ़ोगे कि आपकी द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, इसके परिणाम क्या हुए, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 73 था, उसने भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप को कैसे बदला। तो आपके सवाल इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अगला आपका है कि उपनिवेशवाद का व्यापारिक स्वरूप आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, कि भाई मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपको अधिकतम लाभ कमाना है, आपको एक अपनी जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है ट्रेड में, बेसिकली आपको वो आधार मतलब वो स्थापित करनी है। ठीक है, इसमें आपके स्थानीय उद्योग थे, उससे आपका इनका दोहन हुआ, भारतीय उत्पादों के निर्यात पर बेसिकली कंट्रोल आपका किया जाने लगा। समझो, तो उपनिवेशवाद के बाद आपका जो व्यापारिक स्वरूप था इसमें आपको ये देखना है। ठीक है, आपका जो आयात निर्यात असंतुलन था, उससे आपको धन का निकास होना शुरू हो जाता है, आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत का सारा धन आपका इंग्लैंड जाना शुरू हो जाता है विभिन्न माध्यमों से। ठीक है, उपनिवेशवाद के चरण क्या आप पढ़ोगे कि भाई एक तो व्यापारिक चरण जो हम पढ़ रहे हैं आपका 1757 तक, फिर आपका औद्योगिक चरण आपका आता है 57 से लेकर 1813 तक, फिर आपका द्वितीय चरण आता है 1813 से 1947 तक। तो इन चरणों को आपको उपनिवेशवाद के अंतर्गत आपको बेसिकली पढ़ना होता है। ठीक है, और उन्हीं के अंतर्गत आपकी उनकी जो एक विशेष नीतियाँ थी उसी पे फोकस उनकी नीतियाँ भी होती थी। ठीक है, सवाल है कि उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण आपका किस प्रकार ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का मार्ग बना। ठीक है, व्यापारिक उपनिवेशवाद और जो एक औद्योगिक उपनिवेशवाद में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम आंसर देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, मैंने कुछ जो मॉडल आंसर हैं GS1 के GS2 के, उनको हम देखेंगे, उससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बोलोगे कि जो व्यापारिक नीतियाँ थी उनसे स्थानीय उद्योगों का पतन हुआ भाई, शिल्पकार वर्ग की बेरोजगारी बढ़ी, आपके कराधान में वृद्धि हुई, व्यापार घाटा बढ़ा, आपकी कृषि अर्थव्यवस्था का व्यावसायीकरण हुआ। ठीक है, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान रखोगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ पे। बंगाल का रेशमी और सूती उद्योग आपका नष्ट हो गया, आप लोग वस्त्र उद्योग में आपके मैन्चेस्टर वस्त्रों का आपका प्रभुत्व हो गया, आपके वहाँ मशीनों से बने आपके बड़ी बड़ी मशीनों से बने आपके जो कपड़े थे हल्के होते थे, सस्ते होते थे, भारतीय कपड़े उनके कंपेरिजन में उनकी तुलना में टिक नहीं पाए। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आपका प्रभावित किया और क्या 28वीं सदी का भारत धन का निर्यातक बन गया था। तो ये आपके सवालों को थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, भारतीय समाज से क्या प्रभाव पड़ा भाई कि आपकी जो प्रारंभिक आपकी व्यापारिक वर्ग का आपका पतन, आपकी बात बोलोगे बनिया उनका सब, इन सब का पतन हुआ, विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ी, उससे आपका शिल्प पर असर हुआ, सामाजिक संरचना में असंतोष फैला, किसानों दस्तकारों इनमें असुरक्षा बढ़ी, अंग्रेजों की एक सामाजिक श्रेष्ठता की भावना आपके अंतर्गत उनको रेशल सुपीरियोरिटी उसकी भावना बढ़ जाती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का सवाल क्या बनेगा कि व्यापारिक उपनिवेशवाद के सामाजिक परिणामों का आपको उल्लेख करना है, कंपनी शासन के प्रारंभिक दौर में भारतीय समाज की दशा कैसी थी, इन सब बातों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। उपनिवेशवाद और भारतीय प्रतिरोध कि भाई बंगाल में मीर कासिम का विद्रोह जो होता है, सन्यासी का और जो फकीर आंदोलन जो आपका होता है, पॉलीगर और जो आपके नायर विद्रोह आपके होते हैं, ये प्रतिरोध क्या बताया, ये आर्थिक शोषण के विरुद्ध बेसिकली आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं थी। समझिए, तो इन्हें आपको थोड़ा सा भारतीय प्रतिरोध के संदर्भ में आपको देखना है कि जैसे उपनिवेशवाद आपका फैल रहा था उसके प्रारंभिक प्रतिरोध में क्या क्या चीज़ें आपके सामने आई। तो आप बोलोगे सवाल कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब उसके विद्रोह होते हैं, ये इन्होंने उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रारंभिक चेतना के प्रतीक थे, आपको विवेचना करना है। तो आपको इनका वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा अपना अपने आंसर में। ठीक है, मीर कासिम के संघर्ष कंपनी की नीतियों के विरुद्ध आपका प्रतीक क्यों माना गया है। ठीक है, अगला है ये आप पढ़ना है। ठीक है, वही ऊपर कंक्लूजन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड यूनिट आपकी है कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, आपका जो सेकंड चरण है आपका, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपकी इसमें देखो कि आपका जब 1757 के बाद किस तरीके से आपका जो उपनिवेशवाद ने आपकी व्यापारिक नीति से आगे बढ़कर अपना जो औद्योगिक आर्थिक शोषण है उसका रूप ले लिया। इस दौर में होगा क्या, भारत आपका जो है कच्चे माल का एक सिर्फ और सिर्फ आपूर्तिकर्ता बन जाएगा और जो आपका ब्रिटिश तैयार माल का एक बाजा बन जाएगा। यहाँ से मतलब यहाँ से माल जाएगा, भारत का सारा कच्चा माल जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, तो एक कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बन गया और इंग्लैंड में जो आपका माल तैयार होगा उसके लिए वापस भारत आएगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बड़ी थी, वहाँ एक बड़ा बाजार था, तो उनको बेचने के लिए एक बड़ी आसानी नहीं हुई, तो एक बाजार के रूप में आपका बन के रह गया था। तो इसमें आपको इन बातों को थोड़ा देखना पड़ता है। अभी बोले कि औद्योगिक उपनिवेशवाद की अवधारणा क्या है, इसमें आप बोलोगे कि भाई ब्रिटेन में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई,
मशीनी उद्योग के विकास के लिए सस्ते कच्चे माल की जरूरत पड़ी, नए बाजारों की आवश्यकता पड़ी। भारत जैसे उपनिवेश था उसको क्या है, रॉ मटेरियल जोन और जो कंज्यूमर मार्केट के रूप में बदला गया बेसिकली। ठीक है, यानी कि यहाँ से कच्चा माल आप जितना से ज़्यादा आप खींच सको और तैयार माल को यहाँ बेच सको। औद्योगिक पूंजीवाद का एक नया स्वरूप आ गया था, व्यापारिक उपनिवेशवाद से औद्योगिक उपनिवेशवाद की ओर संक्रमण। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है औद्योगिक उपनिवेशवाद की अवधारणा के अंतर्गत। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि औद्योगिक उपनिवेशवाद क्या है, भारत में इसके प्रमुख लक्षण बताइए। औद्योगिक क्रांति ने भारत में उपनिवेशवाद को किस प्रकार नया रूप दिया। तो इस आंसर में आपको इन टॉपिक्स को आपको डालना पड़ता है, इन पॉइंट को आपको डालना होता है। नेक्स्ट बोर्ड है कि ब्रिटिश औद्योगिक नीति और भारतीय उद्योगों का पतन की बात कर रहे हैं भाई। तो इसमें आपको क्या जानना है कि किस तरीके से आपकी नीति थी और उसने भारतीय उद्योगों का पतन क्या किया। तो ब्रिटिश वस्त्र उद्योग का विस्तार होता है भाई, मैनचेस्टर आपका, जिनसे आपका जो भारतीय सूती और जो रेशमी उद्योग था उनका विनाश होता है। फ्री ट्रेड नीति थी, उसके नाम पे क्या हुआ, ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित होता है। भारत से कच्चे कपास आपका हो गया, नील अफीम जूट का निर्यात होता है। और भारत में उद्योगों पर बेसिकली कर लगते हैं, ब्रिटिश माल पे कर मुक्त प्रवेश होता है। भारत का जो तैयार माल होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ये आपका लगते हैं एक औद्योगिक नीति के अंतर्गत, जिससे आपका भारतीय उद्योग का पतन होना शुरू हो जाता है। समझिए एग्जाम्पल कि भाई ढाका, मुर्शिदाबाद, काशी, मुरादाबाद के शिल्पकारों का पतन आपका होता है। आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ऑफ इंडिया, उद्योगों का क्रमिक विनाश होना शुरू होता है। तो इन बातों को आपको इस टॉपिक, इस यूनिट के अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है सब टॉपिक के अंतर्गत। सवाल क्या बनेगा कि औद्योगिक उपनिवेशवाद ने भारत के जो प्रारंभिक आपके उद्योग थे उनको कैसे नष्ट किया भाई, कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया की आपको व्याख्या करनी है। समझिए, ठीक है। अब है ब्रिटिश भूमि और कर नीति, बेसिकली लैंड एंड मतलब भूमि और जो कर नीति किस तरीके से उन्होंने बनाई थी ब्रिटिशों के टाइम पे। तो आप बोलो कि भूमि से अधिकतम वो राजस्व प्राप्ति करना चाहते थे। उनका लक्ष्य ये था कि कितना ज़्यादा आप पैसा निकाल सकते हो भारत से। ठीक है, भूमि से आपकी जो लैंड आपकी पॉलिसी आपकी होगी, जो आपकी टैक्स पॉलिसी आपकी होगी, ठीक है, रेवेन्यू पॉलिसी आपकी होगी। तो अंतिम उनका लक्ष्य यही था कि आपको अधिक से अधिक आपको राजस्व प्राप्ति करनी है। उसके लिए वो स्थायी बंदोबस्त करते हैं। 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस रेतवाड़ी बंदोबस्त आपका होता है। आपका दक्षिणी भारत मुंडो रेट के अनुसार, आपका महलवाड़ी प्रणाली उत्तर भारत और हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, किसानों का शोषण होता है, ऋणग्रस्तता बढ़ती है, भूमिहीनता बढ़ती है, आपके अकाल वगैरह पड़ते हैं, उत्पादकता कम होती है। इन सब चीज़ों को आपको जानते रहना है। अलग से क्या पढ़ना है आपको, स्थायी बंदोबस्त आपको पढ़ना है, रेतवाड़ी प्रणाली, अब महलवाड़ी प्रणाली, तीनों को आपको विशेष रूप से आपको तैयार करके जाना है। समझ गए। तो कर नीति और भूमि कर में आपको, भूमि नीति में आपको इन बातों को थोड़ा सा देखते हुए रहना है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि कृषि का व्यवसायीकरण हो गया भाई, खाद्यान्नों की कमी हुई, अकाल की स्थिति पैदा हो गई, ग्रामीण ऋण का संकट आपका सामने फैल गया। समझ गए। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा कि ब्रिटिश भूमि नीति ने भारतीय कृषि को किस प्रकार आपका प्रभावित किया भाई। ठीक है, 18वीं 19वीं सदी में भारत की भूमि व्यवस्था का आर्थिक आपको परिणाम बताना है। परिणाम सब आपके यही निकलेंगे। ठीक है, धन का विकास, धन का निकास का सिद्धांत आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। इसको आपको विशेष रूप से तैयार जाना है, ये सिलेबस का लिखा हुआ एक अलग पॉइंट है। ठीक है, तो एक इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो इस आपको अलग से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बेसिक जानकारी क्या है कि आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। 1876 में पहली बार इसका उल्लेख हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत की संपत्ति जो इंग्लैंड भेजी जा रही थी वही आपके धन का निकास था अलग माध्यमों से। स्रोत क्या था, आपका जो व्यापार घाटा था, सैनिक और जो प्रशासनिक व्यय आपका जो हो रहा था भारत के पैसों से, विदेशी कर्मचारियों को आपको जो वेतन दिया जा रहा था भारत के पैसों से, आपका जो पूंजी का आपका जो पलायन बेसिकली हो रहा था, और भारत का जो उत्पादन जो है अंग्रेजी पूंजीवाद का बेसिकली आपका आधार बन गया था। तो स्रोत के रूप में आपको इन स्रोतों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस धन के निकास के कौन कौन से स्रोत थे, और बाकी इसमें आपकी और भी स्रोत जुड़ेंगे। आपको डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत की आपको प्रमुख मुख्य बातें आपको बतानी है, और क्या धन का निकास भारतीय गरीबी का मुख्य कारण बना, विवेचना आपको करनी है। समझ गए। अगला है कि औद्योगिक नीति के चरण। ठीक है, ये हम वही है कि आपका जो प्रथम चरण था आपका, इसमें व्यापारिक एक नियंत्रण हुआ, एकाधिकार हुआ। सेकंड चरण में आप आओगे उसमें आपकी स्वतंत्र व्यापार नीति थी। थर्ड चरण में आपके वित्तीय पूंजी का निवेश आपका हुआ किसमें, रेलवे, डाक, नहरों, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। जो उनका प्राथमिक जो वो था लक्ष्य था, उसका एक अनचाहा परिणाम यह था कि जो आपका एक भारतीय का जो विकास हुआ उसके संबंध था।
मुख्य बिंदु क्या कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आपका समाप्त होता है, अंग्रेजी वस्तुओं के लिए भारत का बाजार आपका बन जाता है, भारत में परिवहन संचार के विकास से उपनिवेशवाद को मजबूती मिलती है। समझ गए? तो भारत में जो परिवहन का विकास हुआ, जो संचार का विकास हुआ, ब्रिटिशों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, अपने उपनिवेशवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए किया था। उनका कभी भी जरा सी मंशा नहीं थी कि हमें भारत का विकास करना है। समझिए, 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में उपनिवेशवाद के स्वरूप को कैसे बदला भाई? ब्रिटिश औद्योगिक नीति के विभिन्न चरणों का आपको विवेचना करनी है। ठीक है, विभिन्न चरण कौन कौन से औद्योगिक नीति के, तो आपको यहाँ पे इन 3 चरणों की बात करनी है। उसका प्रथम चरण था, प्रथम चरण में आपके व्यापारिक आपका नियंत्रण स्थापित करना आपका हो गया, एकाधिकार आपका एकाधिकार जो आपका मोनोपोली आपकी हो गई। फिर उनका सेकंड चरण आपका 13 से लेकर 58 तक आता है, जिनमें उनकी स्वतंत्र व्यापार नीति रहती है। फिर 1858 से लेकर 47 तक आपका वित्तीय पूंजी का निवेश आपका होता है, रेलवे डाक नहरें आपकी बनती है। इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, परिवहन और संचार का विकास, तो इंडिया में आपका रेलवे का विकास हुआ, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट उसमें बंदरगाहों का विकास आपका होता है। उद्देश्य क्या था कि भाई आपको जल्दी से ब्रिटिश माल को त्वरित आपको वितरण करना है, तटों तक पहुंचाना है आपको। कहीं भी आपको अगर विद्रोह हो रहा है तो तुरंत आप अपने सैनिकों को भेज सको, विद्रोह को दबा सको, एक सैनिक नियंत्रण स्थापित कर सको। 1853 में पहली बार रेलवे आपकी लाइन जो आपकी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली है, 53 में भारत का औपनिवेशिक बुनियादी ढांचा बेसिकली आपका तैयार होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इन बातों को आपको परिवहन संचार के विकास के संदर्भ में आपको थोड़ा सा देखते रहना है। सवाल क्या बनेगा कि ब्रिटिशों के द्वारा विकसित परिवहन संचार प्रणाली का वास्तविक उद्देश्य क्या था, और जो क्या ब्रिटिश बुनियादी ढांचे ने भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया या उपनिवेशवादी बनाया। तो अगला है कृषि का व्यावसायीकरण। तो आप बोलोगे कि नकदी फसलों का विस्तार आपका जो हुआ, नील, कपास, अफीम, जो आपकी जूट जैसी फसलें आपकी हुई, खाद्यान्न उत्पादन में की जो गिरावट आपकी आई, अकाल जो बेसिकली आपका पड़ा, किसानों पर ऋण आपका बढ़ा, कर का बोझ आपका बढ़ा, ब्लू रिवेलियन आपका जो नील विद्रोह आपका हुआ 1959-60 के आसपास। ठीक है, तो इनको आपको कृषि के व्यावसायीकरण के प्रभाव के संदर्भ में आपको देखते हुए रहना है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि औद्योगिक उपनिवेशवाद के कारण भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण कैसे हुआ भाई? अब नील विद्रोह के कारण और परिणाम क्या थे? ठीक है, नील विद्रोह को आपको विशेष रूप से आपको थोड़ा सा देखते रहना है। समझिए, अब ये बोल रहा है कि ब्रिटिश शिक्षा और सामाजिक नीति की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो 1835 की आपकी जो मैकाले की नीति थी, शिक्षा नीति, तो इसको आपको अलग से पढ़ के जाना है। ठीक है, इससे आपके अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत होती है, भारतीय मस्तिष्कों का अंग्रेजीकरण किया गया, जो बाहर से आपके काले हों, मतलब काले नहीं ब्राउन हो, मतलब सिर्फ बाहर से शारीरिक रूप से तो भारतीय होंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो मानसिक है, तो मानसिक स्तर पे उनकी क्षमता, मतलब उनकी सोच वगैरह आपको ब्रिटिश, यानी कि आपको जो उनका आपको अंग्रेजीकरण करना है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो शिक्षा का पैटर्न बेसिकली उनका इसी बेसिस पे था। आप बोलोगे कि भारत में एक नई मध्य वर्गीय चेतना का जन्म होता है, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि आपको अपने लिए प्रशासनिक सहायता तैयार करना है, प्रशासनिक सहायक अपने लिए तैयार करने हैं। समझ गए? सवाल क्या बनेगा कि औद्योगिक उपनिवेशवाद के दौर में ब्रिटिश शिक्षा नीति के राजनीतिक उद्देश्य क्या थे, और मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभावों को आपको विश्लेषण करना है। तो मैकाले की शिक्षा नीति को आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ के जाना है, इससे आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिणाम की बात करोगे तो भाई उद्योगों का पतन आपका हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, उत्पादन कम हुआ, अकाल जैसे चीज़ें आपकी बढ़ने लगी। ठीक है, सामाजिक परिणाम क्या हुआ कि आपकी एक शिक्षित मध्य वर्गीय चेतना का विकास हुआ, समाज के जन सुधार आंदोलन थी उनकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, क्षेत्रीय और आपकी जो वर्गीय असमानताएं थी वो भी आपकी आती है। ठीक है, अब इससे सवाल क्या बनेगा कि आपका जो औद्योगिक उपनिवेशवाद की जो सामाजिक और जो आर्थिक परिणाम थे उनको आपको परीक्षण करना है, और क्या औद्योगिक उपनिवेशवाद ने भारत को आपको निर्भर अर्थव्यवस्था बना दिया था। ठीक है, अगला आपका है कि भारतीय प्रतिक्रिया, कि आपका जो प्रारंभिक असंतोष आपके थे, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, एक जो बुद्धिजीवी प्रतिक्रिया आपके आई भाई, जो दादा भाई नौरोजी आपके थे, आरसी दत्त आपके हो गए, एम जी रनडारे, इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, प्रारंभिक राष्ट्रवाद की आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि आपकी तैयार होनी शुरू हो जाती है। समझ गए? सवाल क्या बनेगा कि औद्योगिक उपनिवेशवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधार को कैसे जन्म दिया, और जो आपका प्रारंभिक राष्ट्र नेताओं थे उनकी आर्थिक आलोचनाओं को भी आपको महत्व बताना है। ठीक है,
तो ये आपका सारे हमने ऊपर भी दिख लिया था, इसको आप यहाँ से आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना चीज़ों को, ठीक है। अगला है उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण, ठीक है, चौथा आपकी यूनिट है। तो ये चरण आपका बोलेगा कि भारत में 58 से लेकर 47 तक के ब्रिटिश शासन और उस नीति को दर्शाएगा कि भाई जिसमें आगे पूंजी निवेश हो रहा है, बैंकिंग आपका आ रहा है, रेलवे आपका आ रहा है, बीमा आपकी आ रही है, विदेशी व्यापार और वित्तीय नियंत्रण के जरिए क्या है, भारत को आपने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का आपका स्थायी हिस्सा बना दिया भाई, ठीक है। और ये दौर वही है जब भारत का एक फाइनेंस कॉलोनी आप बन गया था भारत, ठीक है। यानी यहाँ उत्पादन तो भारत में हो रहा था, लेकिन लाभ इसका जो बेसिकली है इंग्लैंड बेसिकली वहाँ जा रहा था। तो इस तरीके से आपको इस यूनिट को आपको देखना है, समझ गए। अब इसमें ये बोल रहा है कि वित्तीय उपनिवेशवाद की अवधारणा बेसिकली है क्या। आप बोलोगे कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में आपका औद्योगिक पूंजी से आपका जो वित्तीय पूंजी का उदय हुआ, भारत को विदेशी निवेश और पूंजी प्रभाव का केंद्र बनाया गया भाई। ब्रिटिश कंपनियां बैंक, बीमा, रेलवे, व्यापार भारत में आपकी स्थापित होती है, और ब्रिटिश सरकार ने भारत के वित्तीय तंत्र को बेसिकली आपका कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सवाल क्या बनेगा कि वित्तीय उपनिवेशवाद से आपका क्या अभिप्राय है। तो यही सब आपका वित्तीय उपनिवेशवाद है, ठीक है। और भारत में आपके स्वरूप आपका यही है, ठीक है। और औद्योगिक उपनिवेशवाद के बाद भारत में वित्तीय उपनिवेशवाद का उदय कैसे हुआ, इसमें आपको सेम वही बिंदु आएंगे, लैंग्वेज भले आपकी कुछ भी हो सकती है, समझिए। अगला है ब्रिटिश वित्तीय नीति की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। आप लोग के इसमें आपका राजस्व और व्यापार आपका ब्रिटिश नियंत्रण का हो गया भाई। आपका जो होम चार्जेस थे वो ब्रिटेन में आपका जो आपका भेजे जाने की धन की व्यवस्था की गई। भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश आपकी बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा गया। आपका निवेश का जो प्राथमिक क्षेत्र था, रेलवे, बंदरगाह, प्लांटेशन, खदाने, इन सब की आपकी स्थापना होती है। आपका जो व्यापार घाटा, आपका धन निकास की पुनर्वृद्धि आपकी इसमें आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो निवेश आपका हो रहा था इन प्राथमिक क्षेत्रों में हो रहा था, रेलवे में हो रहा था, बंदरगाह में हो रहा था। क्यों? क्योंकि भारत का अधिक से अधिक शोषण किया जाए, आपको अधिक तीव्र गति से शोषण किया जाए, ठीक है। आपका जो सैन्य प्रबंधन है उसे सेनाओं को भेजा जाए जगह जगह, बड़ी क्विक मात्रा में, क्विक स्पीड से, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश वित्तीय नीति की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में। मुख्य सवाल क्या बनेगा कि ब्रिटिश वित्तीय नीति ने भारत को किस प्रकार एक निर्भर अर्थव्यवस्था बना दिया। होम चार्जेस का भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आपके थोड़ा सा सवाल है। अगला आएगा कि ब्रिटिश निवेश और पूंजी प्रभाव। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि आपको जो विदेशी पूंजी है उसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश लाभ था, ना कि भारतीय विकास, समझिए। मुख्य क्षेत्र क्या थे, तो रेलवे परिवहन में आपका निवेश हुआ, आपका प्लांटेशन चाय कॉफ़ी जूट में हुआ क्योंकि व्यावसायिक फसलें थी भाई, अधिक आपकी वाणिज्यिक फसलें थी। आपकी बीमा कंपनी आपकी हो गई, व्यापारिक कंपनी आपकी होगी, यानी कि निवेश पर उच्च लाभांश था, परंतु सारा नियंत्रण ब्रिटेन के पास आपका बना हुआ था। एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या आपका जो मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम का उदय हुआ भाई। कंपनियां आपका एंड्रू यूले, बर्ड एंड कॉर्पोरेशन, आपका ग्रिंडर्स अर्थ ब्रंटोन ब्रंटबोन नहीं अर्बुथनॉट, ठीक है, प्रोनाउंस में सही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ अलग प्रोनाउंस है इसका, ठीक है। इन सबका एग्जाम्पल आप दोगे, ठीक है। यह सवाल क्या बनेगा कि आपका ब्रिटिश पूंजी निवेश की प्रकृति क्या थी, उसके परिणामों को आपको व्याख्या करनी होगी, और क्या विदेशी निवेश भारत के आर्थिक विकास में सहायक था या सोचक था। इस तरीके से आपको इस सब टॉपिक को आपको देखना है। अगला क्या है कि बैंकिंग, जो ब्रिटिश बैंकिंग है और जो मौद्रिक नीति है इसको आपको पढ़ना है। अब बैंकिंग क्षेत्र में आपका ब्रिटिश प्रभुत्व था भाई। 1806 आपको बैंक ऑफ बंगाल स्थापना होता है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आता है जिसमें आपका भारतीय मुद्रा पर ब्रिटिश नियंत्रण आपको हो जाता है। आपका 1935 में आरबीआई की स्थापना थी, परंतु ब्रिटिश प्रभाव आपको बना रहा, और भारत में आपका स्वदेशी बैंक के प्रारंभ तो होता है किसमें, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया आदि के माध्यम से। सवाल क्या बनेगा कि ब्रिटिश मौद्रिक नीति ने भारत की आर्थिक संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित किया, और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास में औपनिवेश की नीति की भूमिका पर आपको विचार करना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है कि भाई जो रेलवे आपका संचार और जो पूंजी निवेश है इसके बारे में आपको देखना है कि 1853 में इस पर क्या बोल गया आपकी पहली बार रेलवे लाइन बिछी। आगे ब्रिटिश कंपनियों को भारी गारंटी पर अनुबंध था भाई। गारंटी सिस्टम था कि कंपनियों को निश्चित लाभ का आश्वासन दिया जाता था। आप निर्माण कार्य भारत में हो रहा था, लाभ इंग्लैंड को पहुंच रहा था। रेलवे ब्रिटिश माल का परिवहन साधन था भाई। आप सेना का एक परिवहन के रूप में इसने काम किया। संचार प्रणाली, टेलीग्राफ, डाक भी आपका वित्तीय नियंत्रण के उपकरण बन के रहेंगे, ठीक है। तो रेलवे संचार पूंजी में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा, क्या ब्रिटिश रेलवे
क्या ब्रिटिश रेल नीति भारत के विकास के लिए थी या उपनिवेशवादी हितों के लिए? ठीक है। गारंटी सिस्टम की आर्थिक आलोचना को करनी है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको देखते रहना है। अगला बोर्ड है कि ब्रिटिश व्यापार और पूंजी निर्भरता की बात कर रहा है, यानी कि आपका मुख्य बिंदु क्या था कि विदेशी व्यापार ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में था भाई। ठीक है, भारत से कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात हो रहा था। भारत का व्यापारिक संतुलन हमेशा ब्रिटेन के पक्ष में था। स्वदेशी व्यापारियों की सीमित भूमिका थी। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि भारत में विदेशी व्यापार किस प्रकार ब्रिटिश पूंजीवाद का अधीन था और भारत का व्यापारिक संतुलन सदैव नकारात्मक क्यों रहा? ठीक है, तो इसमें आपको इसे थोड़ा सा देखते रहना है, इन बिंदुओं को देखते रहना है। ठीक है, अब जो वित्तीय उपनिवेशवाद था उसका सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या निकला भाई? आर्थिक परिणाम क्या निकला? विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ी, घरेलू उद्योगों की हानि हुई, सामाजिक मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग का आपको जन्म होता है, राजनीतिक आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास होता है, संरचनात्मक कि असमान विकास आपका होता है, औद्योगिक स्तर बनाम आपके ग्रामीण निरंतरता आपकी बढ़ती जाती है। इन बातों को थोड़ा आपको जानते रहना है। अगला सवाल इसमें सवाल क्या बनेगा कि आपका जो वित्तीय उपनिवेशवाद के आर्थिक सामाजिक परिणामों की आपको व्याख्या करनी है। तो आपको इन परिणामों को आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है और उनको अपने आंसर में आपको देना है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि क्या ब्रिटिश पूंजी ने भारत में आधुनिकता लाई या आर्थिक निर्भरता बढ़ाई? ठीक है, अगला आपका सब टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या देखना है आपको कि जो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत है उसको वित्तीय दृष्टि से आपको विस्तार मिलता है। आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम जी रंडारे, इन्होंने आर्थिक शोषण का विश्लेषण करते हैं, अपने परिभाषा इनके संदर्भ में देते हैं। स्वदेशी आंदोलन का उदय आपका 1905 में होता है। आर्थिक स्वावलंबन की मांग आपकी बढ़ती है। आर्थिक आपकी जो भारतीय पूंजीपति आपके थे जैसे टाटा बिरला, इनका उभार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि भाई वित्तीय उपनिवेशवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक स्वरूप को कैसे प्रभावित किया और स्वदेशी आंदोलन को वित्तीय शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में आपको समझाना है। ठीक है, ब्रिटिश बजट और वित्तीय प्रशासन क्या बात होगी कि 1860 के बाद बेसिकली अलग भारतीय बजट प्रणाली, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रित व्यय नीति, रक्षा, रेल, आपका प्रशासन, अधिकतर खर्च अंग्रेजी हित में, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और इस पर न्यूनतम व्यय। तो ये अब बेसिकली ब्रिटिश बजट था, वित्तीय प्रशासन था, यानी कि किस तरीके से ब्रिटिश बजट पिछले काम कर रहा है, यानी कि जो अंग्रेजों के हित में है, जो रक्षा हो गया, रेल हो गया, प्रशासन हो गया, इसमें आप अधिक खर्च करोगे क्योंकि इससे ब्रिटिशों को फायदा मिल रहा है, जिससे भारतीयों को फायदा मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, इन सब पे क्या है बहुत ही अल्प मात्रा में आपका न्यून आपका खर्च होता था, बजट का प्रावधान था। ठीक है, जितने भी आपके व्यय होती थी सारी आपके ब्रिटिश अधिकारियों के कंट्रोल होती थी। तो इन बातों को आपको वित्तीय प्रशासन और जो ब्रिटिश बजट है इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि भाई ब्रिटिश बजट नीति भारत में आर्थिक असमानता का कारण कैसे बनी और भारत के वित्तीय प्रशासन की उपनिवेशवादी प्रकृति पर आपको चर्चा करनी है। समझिए, निष्कर्ष क्या होगा कि भारत का वित्तीय उपनिवेशवाद वह चरण था जब औद्योगिक पूंजीवाद के बाद आपको जो वित्तीय पूंजीवाद ने भारत को एक निर्भर उपग्रह अर्थव्यवस्था विकसित बना दिया था। इसका परिणाम क्या था? आर्थिक असमानता बनी, पूंजी का पलायन आपका हुआ, विदेशी निर्भरता बढ़ी और अंततः आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, तो आपका सवाल अगर इस पे आता है वित्तीय उपनिवेशवाद के संदर्भ में तो आपको इस फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है। ठीक है, सारांश तालिका हुई कि पूंजी निवेश आपका क्या था, उद्देश्य था अधिक से अधिक आपको लाभांश अर्जन करना है। प्रभाव क्या हुआ? आपकी विदेशी निर्भरता बढ़ गई। रेलवे नीति क्या थी कि आपको व्यापार और जो नियंत्रण था भाई, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात होगी। प्रभाव बैंकिंग नीति थी, मुद्रा नियंत्रण करना था। वित्तीय ताकत के बड़ी, व्यापार नीति से कच्चा माल निर्यात बना, औद्योगिक पतन भारत का हुआ। राजकोष नीति से राजस्व इंग्लैंड को मिला और भारत में आगे गरीबी और अकाल जैसी स्थिति आपकी फैल गई। ठीक है, इन बातों को तो सबको ध्यान रखना है। अगला आपकी यूनिट है यूनिट 5। क्लास का टाइम कितना हो गया? 40 मिनट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम एक दो यूनिट जितनी हो पाए, बाकी फिर हम कोई नहीं क्लास में देख लेंगे। मतलब आज हम ये मॉडर्न इंडिया को निपटा देंगे। अब यूनिट 5 की बात कर रहा है, इसमें आपको आरंभिक राष्ट्रवाद पढ़ना है, कृषक आंदोलन से लेके 1857 के विद्रोह तक। ठीक है, अब इस यूनिट में आपको देखना होता है कि आपके जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण आपकी कवर होती है। ठीक है, यानी वो दौर था जब भारतीय समाज आपका जो किसान वर्ग है उन्होंने पहली बार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने एक संगठित असंतोष आपको दिखाते हैं भाई। और ये काल आपका था लगभग 1770 से लेके 1857 तक का है, जब आपका आर्थिक शोषण, सामाजिक असंतोष,
और जो आपकी राजनीतिक असंतुलन ने राष्ट्रवाद की आविष्कार की नींव रखी जाती है। समझिए, अभी बोल रहा है कि आरंभिक राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या था। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन की नीतियों से असंतोष का आपका प्रसार हो रहा है भाई, समाज में चेतना का आपका आरंभ हो रहा है, असंगठित लेकिन प्रतिरोधी भाव आपका बन रहा है, विद्रोह अधिकतर आपके आर्थिक और स्थानीय थे, राष्ट्र चेतना का आपका अंकुरण था। ठीक है, यह काल आपको ब्रिटिश शासन के शोषणात्मक चरित्र का पहचान का दौर था। ठीक है, तो इन बातों को आपको आरंभिक राष्ट्रवाद के स्वरूप के रूप में आपको बताने। सवाल क्या बनेगा, 1857 से पूर्व के आंदोलन में राष्ट्रवाद के बीच कैसे पाए जाते थे, और क्या 1857 के पूर्व विद्रोह केवल आर्थिक थे या उनमें राष्ट्रीय चेतना भी थी। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन की नीतियां पढ़नी है, असंतोष के कारण आप क्या थे भाई। ठीक है, भूमि नीतियाँ क्या थी, भूमि नीतियाँ में आपको दिख रहा है स्थायी बंदोबस्त पढ़ना है, मैंने ऊपर भी कहा था रेतवाड़ी व्यवस्था को पढ़नी है, मालवाड़ी, इन तीनों को आपको विशेष रूप से आपको तैयार करके जाना है। समझ गए। किसानों पर आपकी जो भाई लगाने की नीति थी, मध्यस्थों का अत्याचार जो आपका था, परंपरागत उद्योगों का जो विनाश हुआ, धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप उन्होंने किया, सती प्रथा, मिशनरी गतिविधियाँ, प्रशासनिक भेदभाव और नस्ली अहंकार जो उनका था। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है किसके अंतर्गत, जो आपकी ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी और इनसे असंतोष के कारण। ठीक है, किस तरीके से आपकी नीतियों ने और बाकी चीज़ों ने एक असंतोष का काम किया, तो आप बोलोगे कि असंतोष के कारण के रूप में आप इन बातों को डालोगे कि जो आपकी उनकी भूमि नीतियाँ थी, इनसे क्या असंतोष आपके फैला हुआ था, आपके जो भारी लगान लगा रहे थे उनसे क्या आपकी अव्यवस्था असंतोष फैला हुआ था, मध्यस्थों को अचार अत्याचार था। ठीक है, जो परंपरागत उद्योगों का विनाश आपका हो गया था, उनसे क्या आपका एक असंतोष फैला हुआ था, धर्म और जो संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे उनसे क्या एक असंतोष फैला हुआ था, एक जो प्रशासनिक भेदभाव वो कर रहे थे, जो नस्ली अहंकार उनके अंतर्गत था, तो इन सब ने मिला के क्या क्या एक असंतोष फैलाने का काम किया। सवाल ये बनेगा कि ब्रिटिश भूमि नीतियों ने भारत में असंतोष को कैसे जन्म दिया, और ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण ने आरंभिक राष्ट्रवाद को कैसे जन्म दिया। ठीक है, फिर आपको प्रारंभिक कृषक आंदोलन है, विद्रोह बेसिकली जो इनको भी आपको पढ़ना है, आपको सन्यासी विद्रोह अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको मोपला विद्रोह को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके शुरुआती है। सन्यासी में आपके बंगाल मंजूमन सहाय भान पांडे हैं, कर वृद्धि हुई, अकाल पड़ा, चुहाड़ा आंदोलन बंगाल स्थानीय समुदाय का था, पालीगर अंत विद्रोह आपका हुआ, बेंगमरी आंदोलन आपका हुआ, मुपला विद्रोह आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, केरल के मुपला मुस्लिम किसान थे, भूमि और धार्मिक उत्पीड़न इसमें आपको देखने को मिलता है। सवाल क्या बनेगा कि कृषक विद्रोह का आपका सामाजिक आर्थिक आधार क्या था भाई, और क्या आरंभिक कृषक आंदोलन राजनीतिक चेतना का प्रतीक थे। समझ गए, तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अब है जनजातीय आंदोलन, तो ये विद्रोह कौन से, ये आपके हैं आ गया प्रारंभिक कृषक आंदोलन, कृषक में आप सन्यासी की बात करोगे, मोपला की बात करोगे, और जब जनजातीय आंदोलन की बात आई तो आप भील को पढ़ोगे, संथाल को पढ़ोगे, कोल विद्रोह को पढ़ोगे। ठीक है, इन विद्रोह को आपको पढ़ना है। भील मध्य भारत में 1831 तक भील समुदाय के द्वारा ब्रिटिश नीति के खिलाफ, संथाल विद्रोह 55-56, झारखंड, सिद्धू कान्हा, भूमि हड़प, साहूकार को शोषण, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत डालनी है। कोल विद्रोह 31-32, छोटा नागपुर, बुद्धू भगत, भूमि अधिकार पर जो हमला हुआ, तो इसे इन आंदोलनों को आपको, इन विद्रोह को आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि जनजातीय विद्रोह ने बेसिकली औपनिवेशिक शासन की जड़ों को कैसे आपको चुनौती दी, और संताल विद्रोह के प्रमुख कारण बताने हैं और परिणामों पर आपको प्रकाश डालना है। समझिए, सैनिक विद्रोह पढ़ना है। सैनिक विद्रोह में क्या आपका जो वेल्लोर विद्रोह आपका हुआ है, बैरकपुर वाला का विद्रोह आपका जो है, 57 वाला, आपको जो सैनिक असंतोष आपका फैला हुआ था। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह में इन बातों को ध्यान रखना है कि आपका जो 1806 का जो वेल्लोर विद्रोह था, ये आपका दक्षिणी भारत का आपका जो है पहला आपका सैन्य विद्रोह था। आप जो 1824 में आपका जो बैरकपुर जो विद्रोह आपका हुआ था, इसमें आपके मंगल पांडे की भूमिका क्या थी। ठीक है, ये आपके प्रारंभिक संकेत आपके थे। ठीक है, अच्छा वो नहीं, 1857 क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1824 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सैनिक असंतोष क्या बात करोगे कि वेतन में आपका भेदभाव हो रहा था भाई, पदोन्नति में आपका भेदभाव हो रहा था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था, उनका अपमान किया जा रहा था। ठीक है, इन विद्रोहों ने क्या है 1857 की पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। समझ गए। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि भाई ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के असंतोष से क्या कारण थे। ठीक है, वेल्लर और जो बैरकपुर आपका जो विद्रोह था उसके क्या पूर्वाभास के रूप में आपको समझाना है। ठीक है, किसके 1857 के पूर्वाभास के रूप में। समझिए। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक असंतोष के में आपको क्या देखना है कि भाई आपको जो ईसाई मिशनरी की सक्रियता थी, जो धर्मांतरण करवा रहे थे,
जो परंपरागत रीति रिवाज में हस्तक्षेप आपका हो रहा था, जो सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा जैसी नीतियाँ जो थी, उच्च वर्गों में धार्मिक असुरक्षा आपकी जो फैली हुई थी, निम्न वर्गों में आपको असंतोष फैला हुआ था, ये बेसिकली आपके कारण बने सामाजिक और धार्मिक असंतोष के। ठीक है, सवाल बनेगा क्या धार्मिक असंतोष 18 सतावन के विद्रोह का आपका मुख्य कारण था? तो इसको आप जानोगे कि सामाजिक सुधार और धार्मिक भावनाओं का टकराव जो बेसिकली उसकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, 18 के विद्रोह की पृष्ठभूमि की बात कर रहा है कि भाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक असंतोष का संचयन आपका होता है। आपके सैनिक विद्रोह से आपको प्रेरणा मिलती है। लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ थी, विलय नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो प्रशासनिक केंद्रीकरण आपका था, कारतूस कांड आपका जो हुआ था, वो सिर्फ केवल तात्कालिक कारण था। 18 के विद्रोह को आपको डिटेल में पढ़ना है। सभी इसके जो पृष्ठभूमि में आपके जितने भी कारण हैं, सामाजिक कारण जो थे, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, इन सबको बेसिकली आपको डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा? 18 का विद्रोह अचानक नहीं था, एक दीर्घकालिक असंतोष का परिणाम था। आपको विवेचना करनी है 18 के पूर्व हुए विद्रोह ने किस प्रकार जन असंतोष को एक प्रकार से आकार दिया। इन बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ये आपके सवाल है। ठीक है, तो ठीक है, अगला है कि आरंभिक राष्ट्रवाद के आर्थिक और सामाजिक आधार। इसमें क्या देखना है आपको? आर्थिक में कि आपका जो भूमि कर, उद्योगों का विनाश, विदेशी वस्तुओं का आयात आपको होता है। सामाजिक, धर्मांतरण का भय बना हुआ था। पारंपरिक समाज का क्षरण आपका हो रहा था। राजनीतिक, प्रशासनिक अन्याय आपका था। नस्लीय भेदभाव आपके साथ हो रहा था। बौद्धिक, शिक्षा के माध्यम से असंतोष की चेतना आपकी फैल रही थी। बेसिकली सवाल क्या बनेगा? आरंभिक राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार क्या था? आर्थिक आधार ये था। ठीक है, क्या आरंभिक राष्ट्रवाद आंदोलन केवल प्रतिरोध थे या उनमें नव चेतना का भी उदय हुआ? इन बातों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद की सीमाओं की बात कर रहा है, तो सीमाएं जब देखोगे तो प्रारंभिक राष्ट्रवाद जो केवल आपका एक क्षेत्रीय स्वरूप आपका बना हुआ था भाई, क्योंकि आपके नेतृत्व की भूमिका थी, कमी थी, संगठन की कमी आपको देखने को मिल रही थी। आपका स्पष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य घोषित नहीं थे, इसके अभाव बेसिकली आपको देखने को मिलता है। सामाजिक वर्गों के बीच आपको एकता नहीं थी। ठीक है, सब अलग अलग अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। असंगठित आपका नेतृत्व बना हुआ था। तो ये बेसिकली सीमाएं उसके प्रारंभिक राष्ट्रवाद की आपके देखने को मिलती है। सवाल क्या बनेगा कि भाई 1857 से पूर्व के आंदोलन की सीमाएं क्या थी और क्या प्रारंभिक विद्रोहों को राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली कहा जा सकता है या नहीं? इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक महत्व और निष्कर्ष। ठीक है, इस पर क्या देखना आपको कि भाई जो आरंभिक राष्ट्रवाद का आपका जो काल था वो भारतीय जनमानस की जागृति का प्रारंभ था। ठीक है, इन आंदोलनों ने दिखाया कि ब्रिटिश शासन अब केवल भारी सत्ता नहीं बल्कि शोषण का प्रतीक बन चुका है। ठीक है, और 1857 का विद्रोह इसी दीर्घकालिक विद्रोह का क्या है? परिणाम बना हुआ था, परिणाम था इसके। ठीक है, अब ये देखना है कृषक आंदोलन आपको इनको पढ़ना है। आर्थिक स्वरूप था भाई। जनजातीय आंदोलन आपको पढ़ना है। संताल भील का जो आपके थे, तो अगर जनजातीय आंदोलन आपका सवाल आपका आता है तो उसका जितने भी जनजातीय आपके आंदोलन होंगे उन सभी का जो एक स्वरूप था, जो कारण था, वो आपका सामाजिक आर्थिक था। वो सामाजिक रूप से शोषित हो चुके थे ब्रिटिशों के माध्यम से, आपके आर्थिक रूप से आपके शोषित हो चुके थे। तो इनसे वो थक हार गया है, उनसे परेशान होकर फिर अपना वो विद्रोह करते हैं। सैनिक विद्रोह की बात करोगे, आप वेल्लोर की बात करोगे, राजनीतिक सैन्य के रूप उनका एक स्वरूप था भाई। एक सामाजिक असंतोष जो आपका फैला हुआ था, इसमें आपका धार्मिक हस्तक्षेप जो हो रहा था, सांस्कृतिक स्वरूप आपका बना हुआ था। ठीक है, और निष्कर्ष आप बोलोगे 1857 में इसमें आपको समग्र विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सवाल ठीक है, तो यूनिट 5 आपकी हो गई है। टाइम आपका शायद 1 घंटा हो ही गया मे भी। तो हम करते हैं ये हैं एक क्लासेस की और लगेगी दिन में। आपका जो बचे हुए बाकी आपकी 5-6 यूनिट और है उन्हें हम दिन में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास में आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर शाम की जो क्लास होगी उसमें हम आपका जो एक मॉडर्न इन यूनिट से संबंधित जो आपके सवाल उत्तर जो आपके होंगे, क्वेश्चन आंसर आपके होंगे, उस फॉर्मेट में आपका पूरा सिलेबस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण आपके सवाल हैं कौन कौन से आपको देखने हैं और जिनसे आपके हाई चांसेस रहेंगे कि आपका जो सवाल आपका अगर मॉडर्न से आपका आता है तो उसी संदर्भ में आपका सवाल जो आपके बनेंगे। ठीक है, आपकी लैंग्वेज भले अलग होगी लेकिन आपका जो भाव आपका होगा सवाल का, जो उत्तर उसके अंतर्गत आएगा, जो कंटेंट आपका आना चाहिए सेम आपका बना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इतना रखते हैं, वीडियो को हम यहीं रखते हैं। मिलेंगे आपको दिन के टाइम। आपका जो सेकंड फेज़ आपका रहेगा इसका 6 से लेके 11 तक। ठीक है, उसके बाद हम शाम को देखेंगे आपका मॉडल क्वेश्चन आंसर, फिर आपका जो मॉडर्न इंडिया है उस पर आपकी अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको दिन में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने आंसर लिखिए, ठीक है। समय बहुत कम बचा हुआ आपके पास, तो जितने बेहतर आप आंसर राइटिंग करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो मिलते हैं शाम के टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।